बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मैं नमाज पढ़कर जाए नमाज पढ़ी, घुटनों में मुंह छुपा कर बैठी थी कि अचानक अम्मा कमरे में आई। क्या हुआ बेटा, खैरियत तो है ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अम्मा परेशानी से मुझे देख रही थी। मैंने घुटनों से सर उठाकर खाली खाली नज़रों से अम्मी की तरफ देखा। वो मुझे यूँ खामोश देखकर परेशान थी। मैं कहने लगी कि अम्मा मुझे कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही दिल उदास हो रहा था। नई जगह पर आकर भला किसको नींद आती है। तभी अम्मा की नज़र खुली हुई खिड़की पर पड़ी और अम्मा कहने लगी इस खिड़की को खोलने की भला क्या ज़रूरत थी। अम्मा ने वो खिड़की बंद कर दी थी और मुझे कहने लगी कि अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। मैंने भी जाए नमाज समेटी और बिस्तर पर लेट गई। अम्मी भी करीब चारपाई पर लेट गई थी। लेकिन रात का न जाने कौन सा पहर था जब एक तेज़ हवा का झोंका आया और खिड़की खुद खुद खुल गई थी। मैं घबरा कर उठी थी। खिड़की से बाहर काला अंधेरा छाया हुआ था। तभी अचानक तेज हवा बताने लगी कि बाहर मौसम खराब हो गया है। अचानक ही बिजली गरजी और मेरे मुंह से चीख निकली थी, क्योंकि मैंने खिड़की पर एक खौफनाक चेहरा देखा था। मेरा पूरा वजूद पसीने से भीग गया, जबकि अम्मी भी घबरा कर उठी थी। मैंने डरते डरते खिड़की की तरफ देखा। अब वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन खिड़की के हिलते दरवाजे बता रहे थे कि बाहर बहुत तेज हवा चल रही है। फिर मैं अम्मी से लिपट कर सोने की कोशिश करने लगी। हालांकि खौफ के मारे मुझे नींद नहीं आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे इस खुली हुई खिड़की से कोई मुझे झांक झांक कर देख रहा है। वो रात बड़ी खौफनाक थी। मेरा नाम सुमेरा है। मैं एक यतीम लड़की थी। पहले मैं अपने माँ बाप के साथ अपने घर में रहती थी। अब्बा अक्सर बीमार रहते थे। इनकी वजह से अम्मा और मैं परेशान रहते, क्योंकि अब्बा के अलावा हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। ना तो इनका कोई बहन भाई था, ना ही जानने वाला। ले दे के अब्बा का एक दोस्त था जो इसी शहर में रहता था। वो अब्बा का इलाज करवा रहे थे, लेकिन फिर भी अब्बा से इंतजाम ना हो सके। एक दिन चुपके से हमें छोड़कर चले गए। अम्मा और मुझ पर क़यामत टूट पड़ी थी। हम दोनों बेबसी के एहसास से खूब रो रहे थे। मैं तो शुरू से ही एक डरपोक किस्म की लड़की थी, घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। मैं एक दीनदार लड़की थी। अम्मा अब्बा ने शुरू से ही मुझे दीन की तरफ राग़िब किया था, लेकिन वजह थी कि मैं 5 वक्त की नमाज ही तहज्जुद की नमाज भी पढ़ती थी। मैं अपने अल्लाह से अपने लिए आसानी मांगती, लेकिन क्या जानती थी कि ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो जाएगी। अब्बा के मरने के बाद तो अम्मा और मैं बिल्कुल तनहा रह गए थे। फिर अम्मा ने कहा कि इस मोहल्ले में हम दोनों माँ-बेटी कैसे अकेले रह गए, बहुत मुश्किल है। ऊपर से घर का गुजारा करना तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। दूसरे शहर में मेरा भाई रहता है, हम वहाँ चलते हैं। मैं कहने लगी अम्मा मामू को तो अब्बा के इंतकाल पर भी नहीं आए। ऐसे तो हम इन्हें इखलाक दिए बगैर जाएंगे तो वो कहीं बुरा ना मान जाए। अम्मा कहने लगी नहीं, इन्हें पता ही नहीं चला होगा। तेरे अब्बा के मरने का तब ही तो नहीं आया। अम्मा को अपने भाई पर पूरा भरोसा था, लेकिन मैं इनके घर जाते हुए घबरा रही थी, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी अम्मा और हमसे कभी मिलने नहीं आए थे। हाँ, बचपन में 1-2 बार मैंने इन्हें घर आते जाते देखा था। फिर हम दोनों ने थोड़ा ज़रूरत का सामान उठाया और अपना घर छोड़कर मामू के घर चले आए, जो दूसरे शहर में वाक़ था। इनकी 2 बेटियां और 2 बेटे थे। चारों ने ही हमें देखकर अजीब सा मुँह बनाया था, जबकि इनकी बीवी तो अम्मा से गले भी नहीं मिली और ना ही अब्बा के मरने का अफसोस किया। मैं समझ गई कि इन्हें यहाँ हमारे आने पर बहुत गुस्सा आया है। फिर मामू कहने लगे ऊपरी मंजिल पर तो मेरी बेटियां रहती हैं और नीचे मंजिल पर हम रहते हैं। जहाँ नीचे वाली मंजिल पर एक कमरा खाली है जिसमें हम अपना सामान रखते हैं। तुम दोनों माँ बेटी वहीं पर रह लेना। मामू ने तो गोया हम पर एहसान किया था। फिर अम्मा को यही गनीमत लगा कि सर छुपाने को ठिकाना तो मिल गया। लेकिन जैसे ही मैं इस कमरे में आई तो इस कमरे को देखकर मुझ पर खौफ सवार हो गया, क्योंकि यह कमरा बड़ा ही अजीबोगरीब था। बड़ा पुरअसरार और इसकी एक खिड़की हर वक्त खुली रहती, जो इस खिड़की गली की तरफ खुलती थी, जो बिल्कुल खाली पड़ी थी। इस गली में एक पुराना दरख्त भी था और यहाँ पर ज़्यादा घर भी नहीं थे। अगर झांक कर देखते तो इंसान को देखते ही खौफ महसूस होता। मैं हैरान थी यह कमरा इतना खौफनाक क्यों है। सारे सामान को घसीट कर हम दोनों माँ बेटी ने अपने लिए एक सोने की जगह बनाई। हालांकि इतने सारे कचरे में सोना बहुत ही मुश्किल काम था, और फिर मौसम भी इतना ख़राब था। ऊपर से मच्छर भी बहुत ज़्यादा थे। मामी और मामू ने तो हमें एक पंखा तक नहीं दिया था। मुझे पहली रात बहुत शिद्दत से रोना आने लगा, लेकिन मैं जानती थी कि
ज़िंदगी अब्बा के बनने के बाद इतनी मुश्किल हो जाएगी। शायद मैंने आने वाले हालात के बारे में पहले से ही सोच लिया था। अब हम पाई पाई को मोहताज होने लगे थे, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं अम्मा का सहारा बनूंगी। फिर वो हमारी पहली ही रात थी जब मैंने इस खौफनाक खिड़की से खुले हुए एक अजीब से चेहरे को देखा था। शायद ये मेरा वहम था, खौफ की वजह से ऐसा हुआ था। पूरी रात भी सो ना सकी थी, लेकिन अगले दिन ना तो हमने किसी ने नाश्ता तो पूछा और ना ही चाय पानी का। मैं खुद ही बाहर गई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अम्मा को सुबह सवेरे नाश्ते की आदत है। किचन में जाते हुए मुझे डर लग रहा था। किचन में कोई भी नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं गई वहाँ गंदे बर्तनों का एक ढेर लगा था। फिर मैंने वो सारे बर्तन धो कर रख दिए और फिर अम्मा के लिए चाय बनाई और डबल रोटी सेक दी। ऊपरी से मामी आ गई। उसने गुस्से से मुझे एक और बुरा भला कहने लगी, लड़की क्या ये तेरे बाप का घर है? कम से कम किसी की चीज़ इस्तेमाल करने से पहले इजाज़त लिया करते हैं। मैं हैरान थी कि जब घर वाले ही नाश्ते का नहीं पूछेंगे तो इंसान खुद से ही कोशिश करेगा, लेकिन मैंने मामी से माजरत कर ली कि आइंदा आपसे पूछ कर ही हर चीज़ इस्तेमाल करूँगी। मैंने देखा इनकी नज़रों में हमारे लिए हकारत थी। फिर वो कहने लगी, चलो उठ गई हो तो जल्दी जल्दी हमारे लिए नाश्ता बना दो। अब मैं इन सब के लिए नाश्ता बनाने लगी। गर्मी से मेरी बुरी हालत हो गई थी। पूरी रात वैसे ही नींद नहीं आई थी, लेकिन मैंने फिर भी बुरा नहीं मारा। पूरा किचन समेट कर जल्दी से इसी कमरे में आ गई। जोर का वक्त हो गया था, इसलिए मैं वजू करके नमाज पढ़ने लगी और अपने रब से आसानी तलब करने लगी। अगले दिन मैं अम्मा से कहने लगी कि मैं किसी फैक्ट्री में काम करना चाहती हूँ, आपका सहारा बनना चाहती हूँ। ऐसे हम कब तक मामू के मुताज बनकर रहेंगे? माँ कहने लगी, तेरे मामू बुरा मान जाएंगे। मैंने दिल में सोच लिया था कि मामू बुरा मानते हैं तो मानते रहे, लेकिन मैं फैक्ट्री में काम करूँगी। तभी अम्मा किसी काम से बाहर चले गई। मैं कमरे में अकेली थी, लेकिन अचानक किसी खिड़की पर जोरदार दस्तक हुई। मैं उछल पड़ी। आखिर इस गली से इस खिड़की पर दस्तक देने वाला कौन है? मैंने घबरा कर पूछा, कौन है? जो हमेशा खामोशी थी। कांपते हाथों से जैसे ही मैंने खिड़की खोली तो दूर दूर तक किसी का नाम और निशान भी नहीं था। हाँ, लेकिन मैंने देखा कि जमीन पर किसी के बड़े बड़े कदमों के निशान थे। दहशत ज़दा होकर मैंने वापस वो खिड़की बंद कर दी थी। न जाने ये क्या माजरा है। तभी दूसरे दिन पड़ोस की एक औरत चली आए अम्मा से मुलाकात करने। फिर अम्मा से कहने लगी, रशीदा तुझे तो बचपन में मैंने देखा था। बचपन में हमारी कितनी दोस्ती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये तू इतनी सी उम्र में बेवा हो जाएगी। अम्मा की आंखों में आंसू थे। फिर वो सरगोशी में कहने लगी, तो इस कमरे में रहती है तो नहीं जानती कि इस गंदी गली का राज क्या है? यहाँ पर जिन्नात का बसेरा है, यहाँ से तो कोई गुजरता भी नहीं। और ये जो खिड़की है इसे हर वक्त बंद करके रखा करो। वो अजीब अजीब बातें कर रही थी, जबकि मेरे दिल में शदीद खौफ की लहर थी। फिर जब उसने मुझे देखा तो कहने लगी, तेरी बेटी तो बहुत खूबसूरत है, क्या नाम है इसका? अम्मा कहने लगी, मेरी बेटी का नाम सुवैरा है, इसने 12 जमातें पढ़ रखी है और कुरान शरीफ भी पढ़ा हुआ है। तो अम्मा की चेली कहने लगी, हाँ इसकी शक्ल से ही लगता है कि ये कितनी सादतमंद है। फिर वो कहने लगी, अरे बेटी मेरी एक बेटी है ज़ारा, वो भी किसी फैक्ट्री में काम करती है। अगर तुम अपनी अम्मा की खातिर काम काज करना चाहती हो तो इसके साथ जाया करो, वो तुम्हें काम पर लगवा देगी। ऐसे अपना भी जेस जोड़ लेना, पर अपनी अम्मा को भी खुद कमा कर खिलाना, किसी का मोहताज होना नहीं पड़ेगा। मैं इनकी बात सुनकर खुश हो गई थी, लेकिन अम्मा डर रही थी। अम्मा का ख्याल था कि अगर मामू या मामी ने इनकी ये बातें सुन ली तो वो सख्त बुरा मान जाएंगे। फिर अगले दिन ही इनकी बेटी ज़ारा मुझसे मिलने आ गई। वो एक हंसमुख लड़की थी। वो कहने लगी कि मैं तुम्हें काम पर लगवा दूंगी। जब मैंने मामू से इजाज़त मांगी तो उन्होंने सर उस आसमान ऊपर उठा लिया। वो हरगिज़ मुझे नौकरी करने पर इजाज़त नहीं दे रहे थे। फिर इनकी बेटियां कहने लगी, ये देखो ये हमारा मुंह काला करेगी पूरे मोहल्ले में कि तुम फैक्ट्री में काम करोगी। फैक्ट्री में काम करने वाली लड़कियां बहुत ही आवारा होती हैं, और आवारा भी इसलिए तुम हरगिज़ नहीं हो बैठ जाओगी। वह ये बात सुनकर रोने लगी। फिर अम्मा कहने लगी, किस्मेरा मेरी वजह से काम करना चाहती है। पहली बार अम्मा ने मेरी साइड ली तो मैं खुश होगी। फिर मामू ने जैसी तैसी इजाज़त तो दे दी, लेकिन वो दिल से खुश नहीं थे। मैं जानती थी कि वो हमें 1 रुपया भी खर्चा नहीं देंगे, हमें बड़ा खर्चा खुद ही उठाना होगा। फिर अगले दिन बाजारा के साथ फैक्ट्री में चली गई, जहाँ पर मुझे काम के लिए रख दिया गया। ये मैंने अपने काम का आगाज़ कर दिया था।
लेकिन मैं इस कमरे से जान छुड़ाना चाहती थी जिसकी ये खौफनाक खिड़की हर रात खुद ब खुद खुलती और खुद ब खुद बंद हो जाती थी। लेकिन जब भी खिड़की ज़ोरदार आवाज़ से खुलती तो मुझे यहाँ पर कोई खड़ा हुआ दिखाई देता, किसी की चमकती आंखें मैं साफ साफ अपनी आंखों से देखती थी। लेकिन जैसे ही मैं इस गली से बाहर जागी तो वहाँ कोई भी नहीं होता था। मैं चाहती कि मैं अम्मा और अपने लिए एक अलग किराए का छोटा सा मकान ले लूँ, भले वो एक कमरे का हो। ऊपर से वो मकान जो अब्बा के नाम पर था, इसके कागजात भी हमारे पास नहीं थे, हमारे पास ही थे। मैं इस मकान को बेच कर यहाँ पर अपना मकान खरीदना चाहती थी। लेकिन उस रात जो हुआ वो हरगिज़ नज़रअंदाज करने के काबिल नहीं था। उस रात जब मैं सो रही थी तो मैंने एक लंबे चौड़े साए को इस खिड़की से अंदर कमरे की तरफ आते हुए देखा। वो आकर मेरे बिस्तर के करीब रुक गया था, जबकि मैं खुली आंखों से बिल्कुल साकत लेटी से देखने जा रही थी। मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर बैठ जाती या चिल्ला कर अम्मा को उठा सकती। फिर वह साया मेरे ऊपर झुका और मेरे कान में सरगोशी करने लगा। अचानक ही नहीं उसने अपना हाथ मेरे चेहरे पर फेरा तो जैसे मुझे होश आया, मैं चीखें मारती हुई उठी थी। ऐसे लग रहा था जैसे मैंने कोई भयानक ख्वाब देखा हो। लेकिन ये कैसा ख्वाब था? जो बिल्कुल हकीकत महसूस हुआ था। नहीं, ये ख्वाब नहीं, बल्कि ये बिल्कुल हकीकत में मेरे साथ हुआ था। अम्मा मेरे चीखने से फौरन ही उठकर बैठ गई थी, जबकि मैं पागलों की तरह चारों तरफ देख रही थी। मैं कहने लगी, अम्मा अभी अभी इस खिड़की से कोई अंदर आया है। अम्मा कहने लगी, क्या तो पागल हो गई है? ये खिड़की तो बंद पड़ी है, फिर भला बंद खिड़की से कौन अंदर आ सकता है? लेकिन मैं सब खौफ सदा थी, बस चाहती थी कि जल्दी से मैं 4 पैसे जमा करके इस घर को छोड़कर अपना घर किराए पर ले लूँ। एक दिन ज़ारा काम पर नहीं गई, मैं अकेले ही काम पर गई थी। वापस मैं छुट्टी हुई तो रात हो चुकी थी। अब मैं अकेली पैदल ही पैदल घर की तरफ आ रही थी, जब अचानक ही ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। खौफज़दा होकर जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो इस सुनसान जगह पर वो नौजवान बिल्कुल मेरे पीछे आ रहा था, जैसे मेरा पीछा कर रहा हो। मैंने अपना दिल मजबूत किया और अजीब कड़ा के इससे पूछने लगी कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? वो 2 कदम चलता मेरे करीब आया और कहने लगा, आप परेशान मत हो, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा, बल्कि हिफाजत से आपको घर छोड़ने जा रहा हूँ। मैं आपकी फैक्ट्री में ही काम करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आज आपकी सैलरी नहीं आई, इसलिए मैंने सोचा कि कोई आपको रास्ते में तंग करे, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मैं इसकी बात पर हैरान रह गई थी। शक्ल से वह एक शरीफ नौजवान लगता था। उसने मुझे घर तक छोड़ दिया। मैं इसकी एहसानमंद थी, क्योंकि सच में ही आते जाते हमारा लड़के फैक्ट्री जाने वाले लड़कियों को अजीब सी नज़रों से देखते थे। लेकिन उस दिन मैं हैरान रह गई। मैं किचन में खाना निकाल रही थी तो मामी कहने लगी, तुम्हारी तनख्वाह कब मिलेगी? सारी तनख्वाह मुझे ला कर देना, क्योंकि ये घर में मैं घर मैं चलाती हूँ। इनकी बात पर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैंने इनकी बात का जवाब नहीं दिया और कमरे में आ गई। फिर उस रात मैं सो रही थी जब मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मुझे देख रहा हो। मैं नींद में भी इसकी निगाहों की तपश महसूस कर रही थी। मैंने नींद गलूदगी की कैफियत में आंखें खोल कर देखा, लेकिन मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब मैंने महसूस किया कि ये कि कोई किसी और का नहीं बल्कि उसी नौजवान का चेहरा था जो मुझे घर तक छोड़ कर गया था। मैं एक झटके से उठकर बैठी, सामने वाली खिड़की खुली दे पड़ी थी, जबकि वहां से जागता हुआ साया अचानक मुझे उठते देख कर गायब हो गया था। लेकिन जैसे ही मेरी पहली तनख्वाह मिली, मैंने फैसला कर लिया था मैं इस घर को छोड़ देना चाहती थी। लेकिन घर ढूंढना इतना आसान भी नहीं था। लेकिन उस दिन जब मैं फैक्ट्री से अकेली घर की तरफ आ रही थी, जब वो मेरे पीछे पीछे आने लगा, मैंने दिल में सोचा कि घर ढूंढने में मुझे इससे मदद मिल लेनी चाहिए। फिर मैं इससे कहने लगी कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, कि आप मुझे कोई ऐसा ढूंढ कर दे सकते हैं जो सिर्फ एक कपड़े पर मुश्तमिल हो। दरअसल मैं एक यतीम लड़की हूँ, अपनी अम्मा के साथ रहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं एक अलग घर में रहूँ, क्योंकि वहाँ मुझे कुछ परेशानियाँ हैं। वो नौजवान मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्यों नहीं, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा, मैं खुद आपको घर ढूंढ कर दूँगा। ये सुनकर जैसे मेरे दिल से बोझ उतर गया था। फिर अगले दिन ही जैसे मेरी तनख्वाह मिली, मैंने मामू का घर छोड़ दिया था। मैं उस नौजवान की मदद से एक कमरे का मकान ढूंढने में कामयाब हो गई थी। थोड़ा सा सामान था, अम्मा को लेकर इसी एक कमरे के मकान में शिफ्ट हो गई। गो के मामू बहुत नाराज़ थे, लेकिन मैंने इनकी नाराज़गी की परवाह नहीं की, क्योंकि मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी। और फिर
मामी ने मुझसे पूरी तनख्वाह का मुतालबा किया था। ऐसा कैसे हो सकता था कि मैं अपनी तनख्वाह इन्हें दे देती, फिर मैं अपना और अम्मा का गुजारा कैसे करती। इनका घर छोड़ देना ही मुनासिब था। जो मैं इस एक कमरे के मकान में रहने लगी, लेकिन अगले दिन फैक्ट्री से घर आ गई तो अम्मा कुछ परेशान सी बैठी थी। मैंने इनकी परेशानी की वजह पूछी तो वो कहने लगी कि आज पड़ोसन आई थी, उसने मुझे अजीब सी बात कही। कहने लगी कि ये घर तुमने किराए पर क्यों लिया, ये घर तो 20 सालों से खाली पड़ा है, इस घर के मालिक का भी कोई नामो निशान नहीं, ना जाने तुम्हें किसने ये घर दिला दिया। अम्मा की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैं अम्मा से कहना चाहती थी कि मेरा एक जानने वाला है जो मेरी फैक्ट्री में काम करता है, इसी ने ये घर दिलाया है, लेकिन पहले मैं इससे बात करना चाहती थी। इसलिए मैं अम्मा को तसल्ली देते हुए कहने लगी कि लोग तो ऐसे ही डराते हैं, आप फिक्र ना करें, ये मकान हमारे लिए बिल्कुल ठीक है और महफूज है। अम्मा कहने लगी मैं इस बात से परेशान नहीं हूँ, परेशानी की वजह एक और है। दरअसल उसने मुझे कहा कि इस घर में जिन्नात का असर है और मोहल्ले पड़ोस के लोगों को वो अक्सर दिखाई भी देते हैं, और मुझे भी ऐसा महसूस होता है। रात को मैंने इस घर में अजीब सी आवाज़ें सुनी थी, ऐसे लग रहा था जैसे कुछ सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रहा हो। लेकिन तुम्हें कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ? मैं हैरान होकर कहने लगी नहीं अम्मा, मुझे तो कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ, आप भी परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अम्मा की बात ने अजीब सा वो मेरे दिल में पैदा कर दिया था खौफ। मुझे बेख्तियार वही खिड़की याद आ गई जो मामू के घर में इस गली की तरफ खुलती थी, जहाँ पर हमेशा मुझे कोई ना कोई खड़ा दिखाई देता था। अब इस घर में भी अगर ऐसा कुछ हुआ तो यकीनन यहाँ भी रहना मुश्किल हो जाएगा। फिर अगले दिन मैं फैक्ट्री चली गई। मैंने इस लड़की की वो तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं भी नजर ना आया। न जाने वो नौजवान किस डिपार्टमेंट में काम करता था। मैंने ज़ारा से इसके मुतालिक पूछा तो वो कहने लगी तुम किसके बारे में पूछ रही हो, मैं तो इसको नहीं जानती हूँ। फिर मैं सोचने लगी कि शायद वो मेरे पीछे ही आता है। ज़ारा इसको नहीं जानती है, लेकिन मुझे वो कहीं पे भी दिखाई ना दिया। अगले दिन ज़ारा ने मुझे बताया कि इसकी मंगनी हो गई है और करीब उसकी शादी होने वाली है, इसलिए वो फैक्ट्री छोड़ रही है। ये सुनकर मैं उदास हो गई थी, क्योंकि अब मुझे अकेले ही आना जाना पड़ता। फिर ज़ारा ने फैक्ट्री छोड़ दी और मैं अकेली आने जाने लगी। उस दिन मेरा पहला ही दिन था जब मैं अकेली घर की तरफ जा रही थी, जब वो मेरे पीछे पीछे आने लगा। मैंने जैसे पलट कर देखा तो ना जाने क्यों मैं इसे देखकर बहुत खुश हो गई थी। फिर मैं इसे कहने लगी कि आपने हमें जो घर दिलवाया है उसमें किसी चीज़ के असरात तो नहीं है। तो वो हैरान होकर कहने लगा नहीं, ये बात आपने क्यों कही? तो मैंने इसे पड़ोसन की सारी बात बता दी तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब सोचने की बात होती है, आप परेशान मत हो। अगर कोई भी परेशानी वाली बात हो तो मुझे बताना, और मैं अब ऐसे ही रोज़ाना आपका घर छोड़कर जाया करूँगा। अपने आप को अकेला मत समझना। वो मुझे तसल्ली दे रहा था। ना जाने क्यों मैं उसके लिए अपने दिल में बहुत नरमी महसूस कर रही थी। घर जाकर मैं खाना तैयार करती, अम्मा को भी खिलाती और खुद भी खाती। एक ही कमरा था, इसलिए हम दोनों माँ बेटी बेफिक्र होकर सो जाते। फिर उस रात मैं सो रही थी जब मैंने सच में ही घर के सेन में किसी को चलते फिरते देखा। खौफ के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं हैरान थी कि बाहर सेन में कौन है। मैंने अम्मा को देखा जो बेखबर सो रही थी। मैं हिम्मत करके उठकर बाहर आई। तभी मैंने इस साई को दीवार में गायब होते देखा तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि अम्मा का वहम झूठ नहीं था। पूरी रात मुझे खौफ महसूस होता रहा। अगले दिन मैंने उसका खौफ का इजहार अम्मा के सामने नहीं किया। वो भी डर जाती और फिर कहती कि हम किसी और घर में चलते हैं। फिर मैं फैक्ट्री चली गई। फैक्ट्री में वो नौजवान मुझे नजर नहीं आया। हाँ, अक्सर रास्ते में ही मिलता था। मैं इसे बताना चाहती थी कि उस औरत की बात बिल्कुल ठीक थी। सच में ही इस घर में कोई गैर फितरी मखलूक है, जभी तो वो हमें रात को डराने आती है। उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन वो मुझे कहीं भी दिखाई ना दिया। उस दिन तो वो मुझे रास्ते में भी नहीं मिला था। फिर उस रात मैं सो रही थी जब मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी चारपाई के पास कोई खड़ा है। मैंने जैसे ही आंखें खोल कर देखा तो खौफ के मारे मेरी चीख निकल गई। नहीं, बल्कि वही नौजवान था। वो भला मेरे घर में क्या कर रहा था? मैं चीखना चाहती थी, लेकिन अचानक उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। फिर जैसे ही वो होश में आई तो वो मुझे गायब नजर आया। वो यहाँ कहीं भी नहीं था। मैं अजीब सी सूरत हाल में मुब्तला हो गई थी। न जाने ये मेरा वहम था या सच में ही मुझे वो दिखाई देने लगा था। ऐसे कैसे हो सकता था? भला मैं अजीब सी सिचुएशन में मुब्तला खुद को शदीद खौफ में महसूस कर रही थी। अब इसकी परछाई भी नहीं थी।
पूरी रात मैं चारपाई पर बैठी रही। अम्मा भी जाग गई थी। कहने लगी, क्यों परेशान हो, क्या तुम्हें भी मेरी तरह डर लग रहा है? मैंने हाँ में सर हिला दिया। फिर अम्मा कहने लगी, ये अवसाई तो पहले ही कह रही थी कि घर ठीक नहीं है। मैं अम्मा को तसल्ली देते हुए कहने लगी कि अम्मा, हम जल्द ही ये घर छोड़ देंगे, आप फिक्र ना करें, बस दूसरा घर मिलने दें, इसके बाद हम इस घर में नहीं। ये सुनकर अम्मा खुश हो गई थी। अम्मा, मामी और मामू से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई थी, क्योंकि अलग होने के बाद उन्होंने हमसे कोई रब्ता नहीं किया था। तो इस बात पर वो नाराज़ थे कि हम अलग क्यों रह रहे हैं। अगर साथ में रहते तो मामी मेरी पूरी तनख्वाह ले लेती, इसलिए मैंने इनके साथ रहना गवारा नहीं किया था। फिर उस दिन मैं अकेली फैक्ट्री से घर की तरफ आ रही थी जब रास्ते में मुझे वही नजर आया। मुझे इसे देखकर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन फिर मैंने ये सोच कर तसल्ली देनी कि हो सकता है कि मैंने कोई अजीबोगरीब ख्वाब देखा हूँ, वरना ये मेरे घर में क्यों आएगा। यही सोचकर मैं इससे कहने लगी कि तुम मेरे लिए कोई और घर तलाश करो, क्योंकि मुझे इस घर में डर लगता है। सच में ही वहाँ कोई गैर फितरी मखलूक आबाद है जिसने मेरा और अम्मा का रहना दुश्वार कर लिया है। ये सुनकर वो मुस्कुराया, फिर कहने लगा, परेशान मत तो, इस घर में ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ लोगों का वहम है। वो घर तुम्हारे लिए बिल्कुल महफूज है। वो हमेशा ही मुझे तसल्ली देता था, लेकिन आज मैं इससे पूछना चाहती थी कि वो फैक्ट्री में क्यों नहीं दिखाई देता। जब मैंने इससे ये सवाल किया तो वो कहने लगा, दरअसल मैं रात की ड्यूटी करता हूँ और घर में मैं काम नहीं करता। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। फिर उससे कहने लगी, तो क्या तुम सिर्फ मुझे छोड़ने आते हो? ये सुनकर उसने हाँ में सर हिला दिया और कहने लगा, हाँ, क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती हो। आज उसकी आंखें बदरी बदरी सी लग रही थी। फिर मैं दिल में सोचने लगी कि अच्छा तो वो मुझे भी लगता है, लेकिन मैंने कभी इसे अपने दिल की बात नहीं बताई थी। फिर मैं घर आ गई तो अम्मा कहने लगी कि ज़ारा की शादी की दावत आई है, तुम भी चली जाना, वैसे भी तुम कहीं आती जाती नहीं हो। मैं अम्मा से कहने लगी कि आप जाएंगे तो मैं भी चली जाऊंगी, वरना अकेले जाकर मुझे क्या करना है। अम्मा कहने लगी, तेरी खातिर मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर मैं खुश हो गई थी कि अम्मा भी कहीं आने जाने लगेगी। फिर जैसे ही शादी का दिन आया, उस दिन मैंने फैक्ट्री से छुट्टी कर ली थी। फंक्शन रात का था, इसलिए मैं रात को तैयार होकर अम्मा के साथ शादी में चली गई। लेकिन जैसे ही रश में मैंने इस नौजवान को देखा तो मैं हैरान रह गई कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर ख्याल आया कि शायद ज़ारा ने इसे भी शादी की दावत दे दी होगी। वो दूर खड़ा मुसलसल मुझे देखता रहा, यहाँ तक कि मैं इसकी नज़रों से शर्मा गई। मैं अम्मा से कहने लगी, अम्मा, वो सामने जो नौजवान खड़ा है उसने ही हमारी मदद की है। वो घर दिलाने में वो हमेशा मेरे काम आता है, वो हमारी फैक्ट्री में काम करता है। इसके बारे में अम्मा को बता रही थी, जबकि अम्मा हैरानी से इधर उधर देखते हुए कहने लगी, अरे तू किसकी बात कर रही है? वहाँ तो कोई नौजवान नहीं खड़ा, वहाँ पर तो ज़ारा का अब्बू और बड़ा भाई खड़ा है। मैं हैरान हुई कि अम्मा को वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा। फिर समझी कि शायद हजूम की वजह से अम्मा को वो नज़र नहीं आ रहा। फिर मैं अम्मा को नज़रअंदाज करके ज़ारा से मिलकर आई, जो पीले रंग के सूट में बहुत खूबसूरत लग रही थी। कल इसकी शादी थी। वो मुझे कहने लगी कि कल भी तो उन्हें ज़रूर आना है, हो सकता है कि कोई तुम्हारा रिश्ता मांग ले। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मेरी शादी हो गई है इस तरह तुम्हारी भी हो जाए। इसकी बात सुनकर मैं ना जाने क्यों मेरी आंखों के सामने किसी का चेहरा आया था, और वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि इसी नौजवान का था। फिर मैं घर आई। अगले दिन अम्मा को मैंने शादी पर भेज दिया था, जबकि मैं खुद फैक्ट्री में आ गई थी। फिर जैसे ही शाम को घर आई तो घर में कोई भी मौजूद नहीं था। अम्मा यकीनन ज़ारा की शादी पर इसके घर गई थी। मैं ही घर पर अकेली थी। मेरा कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा था, इसलिए यूं ही चारपाई पर लेट हुई रही। लेटे लेटे मुझे गहरी नींद आ गई थी। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। अचानक ही मेरी आँख खुली तो मुझे एहसास हुआ कि मैं इस घर में बिल्कुल अकेली हूँ। अम्मा अभी तक क्यों नहीं आई? अब मेरा दिल बेचैन होने लगा। सब अचानक ही जैसे मैंने उठने लगी, मैंने अपनी चारपाई के पास किसी को खड़े देख हुए देखा। खौफ के मारे मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ये कोई और नहीं बल्कि वही नौजवान था जो मुझ पर शौक से नज़रों से देख रहा था। तुम घर के अंदर कैसे आई? मैं हैरानी से इससे पूछ रही थी। ये सुनकर वो मुस्कुराया, फिर कहने लगा, मैं तो सोच रहा था कि तुम आज लाल जोड़ा पहनकर इस शादी की तकरीब में जाओगी, लेकिन तुमने मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने मुझे हैरान कर दिया। तो मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं तुम्हें लाल रंग के जोड़े में देखना चाहता हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? देखो घर में कोई भी नहीं है, मेरी अम्मा भी नहीं। अगर हम किसी मोहल्ले के आदमी ने तुम्हें देख लिया तो वो मुझ पर तरह तरह का इल्ज़ाम लगा देगा। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराया, फिर कहने लगा,
ایسا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ تمہارے علاوہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اب میں حیران ہوئی تو وہ کہنے لگا، ہاں یہی مطلب ہے کہ میں کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جنات ہوں جو تب سے تمہارے پیچھے ہوں جب سے میں نے تمہیں دیکھا تھا اس گھر میں، اس کھڑکی میں جہاں پر تم سوئی تھی۔ میں اسی گلی میں رہتا تھا لیکن تمہاری وجہ سے مجھے اس گھر میں آنا پڑا۔ میں نے اس گلی کو بھی چھوڑ دیا، اس نے مجھے خوف زدہ کر دیا تھا۔ پھر میں روتے میں کہنے لگی، دیکھو تم کوئی بھیانک مذاق کر رہی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کہنے لگا، جی حقیقت ہے، میں ایک جنسات ہوں۔ دراصل میں اس گلی میں رہتا تھا جس کمرے کی کھڑکی میں تم سوتی تھی، میں تو وہاں سالوں سے رہ رہا تھا، لیکن میں نے آج تک کوئی اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ جب میں نے تمہیں سوتے ہوئے دیکھا تو میں تم پر عاشق ہو گیا۔ پھر میں بہانے سے تم سے ملاقات کرنے لگا۔ میں نے تمہیں یہ گھر دلوایا کیونکہ یہاں پر میرا ایک دوسرا آمزاد دوست رہتا تھا۔ پھر میں نے اسے کہا کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ دے کیونکہ یہاں پر میں اپنی محبوبہ کو اور اس کی ماں کو رکھنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ یہ گھر چھوڑ کر چلا گیا اور تم دونوں ماں بیٹی یہاں رہنے لگی۔ پھر لیکن میں ہر روز تمہاری حفاظت کرتا ہوں، سامنے اس لیے نہیں آتا کہ کہیں تم مجھے دیکھ کر ڈر کر بھاگ نہ جاؤ، لیکن دیکھو میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ یوں سمجھو کہ میرے ہوتے ہوئے تم بالکل محفوظ ہو۔ خوف کے مارے میرے مجھ سے ایک نفس بھی نہ نکل رہا تھا میرے منہ سے۔ میں بڑی بڑی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، پھر بے بسی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، لیکن میری اماں کہاں ہے؟ وہ ابھی تک گھر کیوں نہیں آئی؟ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں نے ہی اپنی اماں سے اس شادی والے گھر میں روک رکھا ہے۔ دراصل میں تمہیں آج اپنی سچائی بتانا چاہتا تھا تاکہ تم سچ جان لو، اور جو تم اس گھر میں خوف محسوس کرتی ہو اس دن کے بعد سے اب تمہیں کوئی خوف محسوس نہیں ہوگا کیونکہ تم میری حقیقت جان چکی ہوگی۔ اب تمہاری اماں آنے والی ہے، میں جا رہا ہوں، لیکن دیکھو کبھی بھی مجھ سے جدا ہونے کا نہ سوچنا کیونکہ ہم جنات کسی پر عاشق ہو جائے تو اس کا پیچھا اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتے۔ تو دیکھتے ایک تو کہتے ہوئے وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اب میں بے دم سی ہو کر چارپائی پر گر گئی تھی، دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ اماں جلد گھر واپس آ جائے۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی، میں روتی ہوئی کہنے لگی، اماں تو نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ میں کب سے تیرا انتظار کر رہی تھی۔ اماں نے میرا چہرہ دیکھ لیا تھا جو خوف سے پیلا پڑ رہا تھا، پھر وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، ارے میں تو کھانے کے انتظار میں رک گئی تھی، زارا کی ماں نے مجھے کہا تھا کہ سمیرا کے لیے کھانا لے کر جانا، بس اسی وجہ سے دیر ہو گئی۔ اماں نے سارا کھانا تھالی میں ڈالا اور کہنے لگی کہ خوب پیٹ بھر کر کھانا تیرے لیے لے کر آئی ہوں۔ مجھ سے ایک نوالہ بھی نہیں کھایا جا رہا تھا، لیکن اماں نے اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلایا۔ آج عجیب سا انکشاف مجھ پر ہوا تھا، مجھے اس گھر میں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں کہنے لگی کہ اماں ہم دونوں مل کر کوئی گھر تلاش کریں گے، ہم اس گھر کو چھوڑ دیں گے۔ تو اماں کہنے لگی، تو کہہ رہی تھی کہ تیری فیکٹری میں کام کرنے والا وہ نوجوان تجھے دوسرا گھر دلوا دے گا، کیا اس نے تیری مدد کرنے سے انکار کر دیا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، نہیں اماں، وہ فیکٹری چھوڑ کر چلا گیا ہے، اب ہمیں خود ہی گھر ڈھونڈنا ہوگا، میں انہیں کسی آسرے میں نہیں رکھنا چاہتی۔ اگلے دن میں فیکٹری چلی آئی جہاں پر سارے ملازموں کے سامنے اعلان کیا گیا کہ آپ لوگوں کی تنخواہ بڑھا دی گئی ہے کیونکہ نیا سال شروع ہو چکا ہے، لیکن نہ جانے مجھے بالکل بھی خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ اب تو میں گھر جاتی ہوئی بھی ڈر رہی تھی۔ پھر اس رات اوور ٹائم کی وجہ سے میری چھٹی بہت دیر سے ہوئی تھی۔ میں اکیلے ہی خوفزدہ انداز میں چلتی گھر کی طرف جا رہی تھی جب مجھے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں پلٹ کر دیکھا، میں نہیں جانتی تھی کہ میرے پیچھے کون ہوگا۔ تبھی وہ دھیرے سے مجھے آوازیں دینے لگا۔ میں گھبرا کر پلٹی تھی، وہ میرے بالکل ہی پیچھے کھڑا مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر کیوں اتنی خوبصورت ہو؟ میں تو تمہاری حفاظت کرنے کے لیے تمہارے سامنے آتا ہوں، لیکن میں اس سے کہنا چاہتی تھی کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ جب سے اس کی حقیقت میرے سامنے آئی ہے میں اسے اپنے سامنے دیکھنا بھی نہیں چاہتی، لیکن وہ مسلسل میرے پیچھے آ رہا تھا۔ آس پاس کے لوگ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے کیونکہ میری چال میں موسیقی خیز لڑکھڑاہٹ تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے پیچھے وہ آ رہا تھا جو صرف مجھے دکھائی دے رہا تھا اور کسی کو بھی نہیں۔ ظاہر ہے لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ لڑکی اتنا گھبرا کر کیوں آ رہی ہے، وہ بھی آدھی رات کو جس میں کوئی غلط کام کرنے کے لیے آ رہی ہو۔ کھراتے ہی میں پھڑ کر رونے لگی۔ اماں مجھے دیکھ کر پریشان تھی، کہنے لگی، کیا ہوا ہے، تجھے کیوں رو رہی ہے؟ لیکن میں نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، خاموشی سے آنکھوں پر بازو رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی اماں کہنے لگی، تیرے لیے خوشخبری ہے،
तू शादी पर गई थी, वहाँ तुझे एक औरत ने पसंद कर लिया है, वो तेरे लिए रिश्ता लेकर आना चाहती है। मैंने नफ़ी में सर हिलाया और कहने लगी, अम्मा मैंने किसी से शादी नहीं करनी, बस सारी ज़िंदगी आपके साथ रहना। ये सुनकर अम्मा मुस्कुराई और कहने लगी, सच सच बता, तुझे उसी नौजवान से शादी तो नहीं करनी है, तू जिसका जिक्र मेरे सामने करती रहती है। अम्मा की बात सुनकर मैं सख्त खौफजदा होगी। कैसे इन्हें बताती कि जिसे वो नौजवान समझ रही है वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिनजाद है जो हमारे आस पास ही रहता है। उसने धोखे से हमें इस घर में रखा है। इस घर के बारे में सब जानते हैं कि यह आसेब ज़दा मकान है, लेकिन इस जिनजाद ने एक इंसान का रुख इख्तियार किया और मुझे यह घर दिलवाया ताकि कोई भी यहाँ पर ना आ जाए और ना ही इसका राज किसी के सामने आए। लेकिन मैंने अम्मा से कह दिया कि मैं हरगिज़ शादी नहीं करूँगी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई मुझे नुकसान पहुँचाएगा। इससे बेहतर था कि मैं शादी ही ना करती। लेकिन मैं जब भी कोई दूसरा मकान तलाश कर रही थी, फिर एक दिन फैक्ट्री में काम करने वाली एक लड़की कहने लगी, हमारे यहाँ एक घर है, इसके ऊपर एक कमरे का मकान खाली है, मेरे अबू तुम्हें वो घर मुनासिब कीमत में दे देंगे, तुम चलो मेरे साथ वो घर देखने। इसकी बात मानकर मैं इसके साथ चली आई। फिर जैसे ही मैं इसका घर देखने लगी, अचानक इसका अबू आकर कहने लगा, बेटा तुम्हें कोई नीचे बुला रहा है, कोई नौजवान है, वो कह रहा है कि सुमेरा को भेजो, मैं इसका मंगेतर हूँ। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। भला मेरा मंगेतर कहाँ से आ गया? जल्दी से मैं नीचे आई। सामने जैसे ही नज़र डाली तो मेरा खून खुश्क हो गया। वो मेरा मंगेतर नहीं बल्कि वही जिनजात था जो मुझे गुस्से से घूर रहा था। अब मैंने वो घर देखना छोड़ा और मैं इसके साथ साथ जाने लगी। मैं गुस्से में अपने घर की तरफ जा रही थी जबकि वो मेरे पीछे पीछे था। फिर वो गुस्से से कहने लगा, मैं कह रहा हूँ ना कि तुम इसी घर में रहोगी, वहाँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, फिर क्यों मुझसे इतनी खौफजदा हो? तब भी मैं इसके सामने रो पड़ी और गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगी, खुदागरी मेरा पीछा छोड़ दो। जब से मुझे पता चला है कि तुम इंसान नहीं बल्कि जिनजाद हो, तब से ही मुझे तुमसे खौफ महसूस होता है। मैं तुम्हारी शक्ल में नहीं देखना चाहती। मैंने गुस्से में ना जाने इसे क्या क्या कह दिया था। अचानक ही मैंने देखा इसकी आंखों में अजीब सी चमक उभरी जो आंसुओं की थी और फिर वो मेरे सामने से गायब हो गया। मैं भी यही चाहती थी कि वो मेरे सामने ना आए। मुझे इससे बहुत डर लगता था। लेकिन जैसे ही मैं घर आई, अम्मा कहने लगी मेरे रिश्ते के लिए हाँ करती है। उसका नाम खालदा है। वो जो रिश्ता लेकर आई थी उसका बेटा बहुत पढ़ा लिखा है, उसकी पक्की नौकरी है। और मुझे क्या चाहिए? अम्मा को मेरी शादी की जल्दी थी क्योंकि वो अक्सर बीमार रहने लगी थी। लेकिन मैं बिल्कुल खामोश थी। मुझे डर लग रहा था कि वो जिनजात हम दोनों माँ बेटी पर हमला ना करते। इसी गुस्से में कि मैं किसी और से शादी कर रही हूँ। उस रात मैं तो चली जा रही थी, मुझे शिद्दत से पाकी याद आ रही थी। मेरा और अम्मा का तो कोई अपना भी नहीं था जो हमारे बुरे वक्त में काम आता, हमारे काम आ सकता। लेकिन उस दिन मुझे अपने कानों में एक सरगोशी सुनाई दी जो यकीनन उसी जिनजात की थी। मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मैंने झटके से आंखें खोल कर देखा, वो मेरे सामने खड़ा था। उसका लंबा चौड़ा वजूद, सफ़ेद आंखें मैंने नजरें झुका ली। फिर वो कहने लगा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम जैसे खुश रहोगी मैं तुम्हें वैसे ही रखना चाहता हूँ। मैं तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि जिनसे मोहब्बत की जाती है उन्हें तकलीफ़ नहीं दी जाती। मैंने अगर तुम्हें तकलीफ़ दी है तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं उस जिनजात की बात सुनकर हैरान रह गई थी। अगर तुम रुखसत हो गई तो इसी घर में इसकी अजीब बात पर मैं हैरान रह गई थी। फिर वो कहने लगा, तुम्हारी शादी हमारे कबीले की जिन्नात करवाएंगे और तुम्हारी शादी का सारा सामान मैं खुद इकट्ठा करूँगा। मैं हैरान होकर इसे देखे जा रही थी। फिर वो मैं कहने लगी, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस तुम मेरी परेशानी का बायस ना बनो क्योंकि मेरी ज़िंदगी पहले ही बहुत मुश्किल है। मैं मज़ीद इस ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं चाहती। फिर वो करेगा, ठीक है, मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सी खुशियाँ हो, इतनी खुशियाँ कि तुम सारी ज़िंदगी खुश रहो। ये कहकर वो मेरे सामने से गायब हो गया। अचानक ही अम्मा की आवाज़ मेरे कानों में आई जो मुझे पुकारते हुए कह रही थी, सुमेरा बेटी क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? आधी रात के वक्त में ऐसे बैठे देखकर मुझे डर लग रहा है। मैंने एकदम से ही अम्मा को देखा। मैं हैरान हुई, सोचा ही नहीं कि अम्मा ने मुझे देख लिया होगा। इससे बातें करते हुए अम्मा को तो दिखाई नहीं दिया होगा, लेकिन मेरे सामने तो मुसलसल आ रहा था। फिर अगले दिन मेरी छुट्टी थी, इतवार, और निकविदा से अम्मा कहने लगी, अगर तो इस रिश्ते पर राजी नहीं है तो मैं तेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, इसलिए सोच समझ कर मुझे बता दे।
अगर तू इसी नौजवान से शादी करना चाहती है तो मुझे बता दे। मैं चीख कर कहने लगी, अम्मा वो कोई नौजवान नहीं है, वो सिर्फ एक धोखा है, आप बस जल्दी से मेरी शादी कर दे, मैं भी यही चाहती हूँ। ये सुनकर अम्मा खुश हो गई। फिर कहने लगी, खालदा ने मुझे कहा है कि अपनी बेटी की शादी के बाद तू भी इसके साथ रहना। मैं हैरान होकर अम्मा को देख रही थी, भला आजकल के ज़माने में कौन इतना अच्छा हो सकता है। लेकिन ये सोच रही थी कि शादी के बाद अम्मा मेरे साथ रहेगी। अम्मा कहने लगी, तेरा जेज भी जमा करना होगा, खाली हाथ तुझे रुखसत नहीं कर सकती। फीकी से मुस्कुराहट से कहने लगी, अम्मा हमारे पास कौन सा कोई खजाना है जिससे मेरी शादी हो जाएगी। आप परेशान मत हो, अल्लाह कोई ना कोई सबब बना देगा। लेकिन उस रात जब मैं और अम्मा सो रहे थे, अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो अम्मा के साथ मैं भी हैरान रह गई। सामने दोनों कापोश औरतें खड़ी थी। वो अम्मा से कहने लगी, अब तेरी बेटी के जेस का सामान लेकर आए हैं। कहने लगी, कौन हो तुम। अम्मा कहने लगी, कौन हो तो तुम। मुस्कुराते हुए कहने लगी कि हमें किसी ने बेचा है, यूँ समझो कि तेरी बेटी के लिए तोहफे तो हाई फाई है। ये कहकर उसने अम्मा को वो दोनों बड़े बड़े थाल दे दिए थे जो उन्होंने अपने हाथों में उठा रखे थे। मैं हैरान रह गई। अचानक ही मुझे उसी जिज्जात की बात याद आ गई थी जिसने कहा था कि मेरी शादी का जहेज वो खुद देगा। तो क्या ये इसी ने भिजवाई है? तो क्या ये आने वाली औरतें जिज्जात क्या थी? खौफ की एक लहर मेरे वजूद में दौड़ गई। अम्मा ने जैसे मैं थाल देखा तो खुशी से चिल्लाते हुए कहने लगी, अरे बेटी आके तो देखो, तू लग रहा है किसी ने खुफिया तौर पर मदद की है। देखो तो सही कितने खूबसूरत जोड़े हैं और इतना ढेर सारा जेवर। अम्मा की आंखों में हैरत की चमक थी, जबकि मैं भी हैरान थी क्योंकि जेवर तो बहुत ही ज्यादा था और बहुत ही कीमती भी। फिर अम्मा ने मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। इस कदर शानदार जहेज दिया कि सारे मोहल्ले वाले हैरान रह गए थे। फिर एक दिन एक औरत आकर कहने लगी, लगता है कि इस घर में रहने वाली जिन्नात तुम पर बेईमान हो गई है, वरना तुम दोनों गरीब माँ बेटी के पास क्या था। अम्मा कहने लगी, हाँ जिनकी कोई मदद करता है नहीं करता, उनकी भी मदद करने वाला कोई ना कोई खुदा भेज ही देता है। अम्मा तो बहुत खुश थी। अम्मा ने कोई कसर ना छोड़ी। मेरे लिए एक एक चीज़ बना रही थी। मैंने अभी तक अपने होने वाले शोर को भी नहीं देखा था, लेकिन एक बार मैं इसी जिज्जात का शुक्रिया अदा करना चाहती थी जिसने मेरी मदद की थी। मैं ये सोच कर उदास थी कि न जाने अम्मू मेरे सामने आएगा या नहीं, लेकिन एक बार मैं इससे मिलना चाहती थी। फिर उस रात में बड़ी शिद्दत से याद कर रही थी जब वो अचानक ही मेरे सामने हाजिर हो गया। मैंने देखा उसकी आंखों में बहुत उदासी थी। मैं इसे कहने लगी कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी इतनी मदद की। तो वो कहने लगा, अगर मैं चाहूँ तो कभी भी तुम्हारी शादी ना होने दूँ, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे नाम पर ही बनी थी। लेकिन मैं जान गया हूँ कि तुम्हारी खुशी इसी में है। तुम शादी होकर अपने घर के रुखसत होकर चले जाओ। जिनसे मोहब्बत की जाती है उन्हें खुश किया जाता है, इनकी हिफाजत की जाती है, और मैं अभी सारी ज़िंदगी ऐसे ही तुम्हें खुश रखूँगा। जब भी तुम्हें कोई तकलीफ होगी तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊँगा। मुझे माफ़ कर देना अगर मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ पहुँची हो। या इसे कहने लगी, तुमने जो किया, मैं इसे कहने लगी, तुमने जो किया है वो कोई इंसान भी नहीं कर सकता, मेरा अपना भी नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था, लेकिन मैंने तुम्हें अपना माना था। मैं चाहती हूँ कि तुम भी हमेशा खुश रहो। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराया, फिर खुश होते हुए कहने लगा, तुमने मुझे अपना दोस्त कहा, यही मेरे लिए बहुत है। ये कहते ही वो मेरे सामने से गायब हो गया। फिर 3 दिन बाद मेरी शादी हो गई। निकाह का लाल जोड़ा पहने मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। मुझे खुशी इस बात की थी कि शादी के बाद अम्मा भी मेरे साथ रहेगी। सब कह रहे थे कि ये घर किसी को रास नहीं आया, लेकिन देखो इन दोनों माँ बेटियों के तो नसीब ही बदल के माला माल होकर इस घर से जा रही है। मेरी ये बात सुनकर मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी। किसी को भी ये राज नहीं मालूम था कि इस घर में रहने वाला वो जिन्नात जिसने मेरी शादी का सारा जहेज देकर मुझे बहुत ही शानदार तरीके से रुखसत करवाया था, वो ज़िंदगी में सिर्फ मेरी खुशी चाहता था। हाँ तो डियर व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपकी ये कहानी बहुत अच्छी लगी हुई, इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक लाजमी से पहुँच सके। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ओके, अल्लाह हाफिज़।